टोनी गौरैया और चीचू कौवा की बहुत गहरी दोस्ती थी। वे दोनों अपने बच्चों के साथ जंगल में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। यूं एक दिन उनकी सहेलियां मही चील, लूसी कबूतर और छोटू तोता बहुत लंबा सफर तय कर उनके घर आ रहे थे। अपने दोस्तों से मिलकर वे दोनों बहुत खुश हुए। बड़े दिनों के बाद तुम सब से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। यूं प्यार से उनका स्वागत किया, पर वे तीनों बिना कुछ कहे रोए जा रहे थे। दोस्तों, जानते हो यहाँ आने के लिए हमें कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। हर तरफ तेज बारिश हो रही है, हमारे सारे निवास स्थान बिखर गए, हमारे बच्चे और पति अलग अलग दिशाओं में बह गए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? दोस्तों, तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, वे वापस यहीं पर आएंगे। इस इलाके में भी बरसात होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। बेहतर होगा हम सब पहाड़ी इलाके की ओर चले जाएं। ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी दोस्तों, तुम सब चिंता मत करो। नहीं दोस्त, इन्होंने उस दर्द का अनुभव किया है, इसलिए हमें पहले से ही आगाह कर रहे हैं। मुझे भी यही लगता है कि हम सबको वहाँ पर चलना चाहिए, यही सबके लिए सही होगा। वहाँ पहुँचकर हम अपने रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। वो इलाका बहुत गर्म है, वहाँ की उष्णता हम नहीं सह पाए, भला हम वापस वहाँ कैसे रह सकते हैं। अगर तुम ये कह भी दो कि अब वहाँ पर ठंडा रहेगा, कि अब वहाँ पर मौसम ठंडा रहेगा, तब भी मुझे यहीं पर अच्छा लगता है। तुम चाहो तो तुम चली जाओ, मैं नहीं आऊंगी। चीचू की बातें सुन लूसी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो दोस्त? हम भी तो कई बरसों से रह रहे हैं ना यहाँ पर, फिर भी हम पर मुसीबत आई ना। मुसीबत कब कैसे आ जाती है, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। यूँ सब के समझाने पर भी चीचू उनकी एक न मानी, उन सब की बातों को अनसुना किया। मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए, चले जाइए। चीचू के जिद के आगे कोई कुछ न कह सका। सभी अपने अपने बच्चों को अपने साथ लिए वहाँ से चले गए। चीचू कौवा अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने लगी। बाकी सभी पक्षियाँ पहाड़ी इलाके में पहुंचकर अपनी रहने की व्यवस्था कर लेते हैं। अब हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी बाढ़ का पानी हम तक नहीं पहुँचेगा। अब हमें सबसे पहली चीज ये करनी होगी कि आहार का संग्रह करना होगा। जिसे भी आहार मिलेगा हम सब मिल बांट कर खाएंगे। किसी भी तरह के आहार को निर्लक्ष्य नहीं करना और उसे व्यर्थ भी नहीं करना है। यूँ कहते हुए सभी पक्षियों की आंखों से आंसू निकल पड़े। कभी कभी बादल गरजने लगते, पर पक्षी उन्हें बिना डरे अपने आहार को इकट्ठा करने में लग जाते। सारी पक्षियाँ चारों दिशा में फैलकर आहार की तलाश में निकल पड़े। इस तरह लूसी कबूतर ने कुछ आहार का संग्रहण किया। बाकी पक्षियों ने भी अपने हिस्से की मेहनत कर आहार को इकट्ठा किया। पर चीचू कौवा जिस दिन जितना मिलता अपने बच्चों को खिलाती और खुद खा लिया करती थी। अचानक एक दिन जोरदार बरसात शुरू हो गई। 2 दिन के लगातार बरसात की वजह से बाढ़ जैसी हालत हो गई थी। चीचू का घरौंदा बिखर गया था, उसके बच्चे पानी में बह जा रहे थे। निस्सहाय होकर चीचू कौवा जोर जोर से चीखने लगी। हाय भगवान, कोई हमें बचा लो, कोई मेरे बच्चों को बचा लो। यूँ मदद की गुहार लगाने लगी। पानी में बह रहे बच्चों ने रोते हुए कहा, माँ हमें बचा लो, माँ हमें बचा लो। बच्चों की चीखें सुनकर भी चीचू कौवा कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरे बच्चों को कौन बचाएगा? चीचू कौवा ने अपने हिस्से की कोशिश की। वो अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करती रही, पर कर न सकी। चीचू कौवा के बच्चे बहते हुए जलचक्र के पास पहुँचे और उसी में समा गए। चीचू कौवा अपने पंख को फड़फड़ाते हुए किसी तरह पेड़ की सहायता से ऊपर चढ़ गई। उन्होंने पहले ही बताया था, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसीलिए कहते हैं कि पहले से सावधान होना चाहिए। हे भगवान, न जाने मेरी मति कहाँ मारी गई थी। मेरे बच्चों को खो दिया मैंने। यूँ पश्चाताप से रोने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने दोस्तों के पास चली गई। दोस्तों, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे बच्चे पानी में बह गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर लूसी ने कहा, हे भगवान, तुमने अपने हाथों से ही ये सब किया है। बेचारे बच्चों को कितनी तकलीफ हुई होगी। यूँ उसके बच्चों को याद कर दुखी होने लगी।
चीचू के अपने बच्चे खोने पर सभी पक्षियों को बहुत दुख हुआ। चीचू कौवा को अपनी नासमझी पर बहुत दुख हुआ। बरसात थम चुकी थी। उन सभी के पति उनके बच्चों के साथ उनकी तलाश करते हुए पहाड़ी इलाके पहुँचे। ये देखकर चीचू कौवा का दुख और भी बढ़ गया। मैंने किसी की बात नहीं मानी और अपने ही हाथों से मैंने अपने बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। यूं फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समय बाद सभी पक्षियां अपने पति और बच्चों के साथ अपने अपने रास्ते चले गए। इतने दिनों तक हमें यहाँ रहने की जगह देकर तुमने हम पर बहुत उपकार किए हैं। जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। मरने वालों के साथ हम भी तो नहीं जा सकते ना। अपनों के लिए हिम्मत बांधकर जीने की कोशिश करो। इस तरह लूसी ने टोनी से कहा। चीचू को भी धीरज देकर वे सभी वहाँ से चले गए। दोस्त, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो, दुखी मत हो। सबके इतने समझाने पर भी चीचू कौवा को अंदर ही अंदर वो बात खाए जा रही थी। वो दर्द उसे अंदर से खोखला किए जा रहा था। मेरे बच्चों की मौत की वजह मैं ही हूँ। यूँ सोच सोच कर दुखी होकर उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। टोनी के लाख समझाने पर भी चीचू नहीं मानी और एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्त, तुम इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये कैसी जिद थी तुम्हारी? इसी जिद की वजह से तुमने बच्चे खोए और अब अपने प्राण त्याग दिए। यूं दुखी होकर रोए जा रही थी। टोनी ने अपने दोस्तों को ये सूचना दी। सभी दोस्तों ने मिलकर चीचू कौवा की अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। ना जाने वो इतनी जिद लिए क्यों बैठा करती थी। इस जिद ने उसे दिया क्या? जिद हो तो अच्छे काम के लिए हो। अगर उसने पहले से ही सावधानी बरती होती तो ना बच्चे खोती और ना ही खुद को। आखिर हाथ लगता क्या है शोक के बिना। ये कहकर सभी अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। टोनी बीती सारी बात भुलाकर अपने बच्चे के साथ खुश रहने की कोशिश करने लगी। टोनी गोरैया को मेहंदी मारना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत सुरेख मेहंदी मांडा करती थी, इसीलिए उसकी सारी सहेलियां उसी के पास मेहंदी लगवाने आया करते। यूं एक दिन एक बड़ा सा त्योहार आने वाला था। टोनी की सहेलियां मही चिल, चीचू कौवा और छोटू तोता उसके पास गए। अरे टोनी सुन ना, उन दोनों से पहले तू मेरे ही हाथों में मेहंदी मांडना। कहते हैं मेहंदी का रंग चढ़ा तो पति बहुत अच्छा मिलता है। नहीं टोनी सुनो, पहले मेरे हाथों पे मेहंदी मांडो, मुझे ही बहुत सुंदर पति मिलेगा। देखना टोनी, पहले उसे नहीं लगाना। वैसे ही मुझे शादी की जल्दी तो है नहीं, समय लगेगा तभी चलेगा। पर मेहंदी तो तुम्हें उन दोनों से पहले मेरे ही हाथ में मारनी होगी। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मेरी माँ की सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए मेरी माँ को मैं अस्पताल ले गई हूँ। कुछ पैसों की जरूरत थी इसलिए घर लौट कर आई हूँ। मैं अस्पताल के लिए निकल ही रही थी कि तुम तीनों यहाँ आए। टोनी की बात सुनकर वे तीनों दुखी हुए। उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहा। टोनी जैसे ही वहाँ से जाने के लिए निकली, कुछ पक्षियाँ उसकी मरी हुई माँ को वहाँ पर लेकर आते हैं। माँ, क्या हुआ माँ को? माँ उठो ना माँ, माँ तुम्हें क्या हुआ? यूँ फूट फूट कर टोनी रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर उसकी सहेलियाँ भी रो पड़ी। उन सभी ने मिलकर टोनी की माँ की अंतिम संस्कार की विधि पूरी की। टोनी अब अकेली हो गई थी। सभी ने उसे सांत्वना दी। टोनी वहीं पर रहते हुए छोटे मोटे काम किया करती और अपना गुजारा कर रही थी। यूँ कुछ दिनों के बाद पता चला कि मही की शादी तय हुई है। वो टोनी से मिलने आई। टोनी, मेरी शादी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़के वाले बहुत धनवान हैं। शादी यही मेरे घर पर होगी। शादी बहुत धूमधाम से करने वाले हैं। हमसे उन्होंने दहेज भी ज्यादा नहीं मांगा। कह रहे थे किसी को मेहंदी लगाने भेजेंगे, पर चाहे जो भी हो मैं तो मेहंदी तुम्ही से लगवाऊंगी। हाँ जरूर, मैं ही तुम्हें मेहंदी लगाऊंगी। देखते देखते शादी के दिन पास आए। रात की शादी थी, इसीलिए मेहंदी आर्टिस्ट लूसी वहाँ पर आई। लूसी ने सभी के हाथों पे बहुत सुंदर मेहंदी मांडी, जिसे देखकर सारे पक्षियाँ कहने लगी, देखा वो तो बहुत सुंदर मेहंदी मांड रही है, उसके सामने तुम कैसे टिक पाओगी? हाँ सच कहा, वो तो बहुत सुंदर मेहंदी मांड रही है। मही, मैं उसके सामने तो टिक नहीं पाऊंगी, तुम उसी से मेहंदी मंडवा लेना। नहीं, चाहे कोई जितनी भी सुंदर मेहंदी मांड ले, पर मैं तो तुम्हारे ही हाथों से मेहंदी मंडवाऊंगी। मही की बातें सुन टोनी की आंखों में आंसू निकल आए। तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा?
नहीं, दरअसल मेरी जगह तुम्हारे दिल में कितनी है ये मैंने जान लिया। ये कहकर रोते हुए उसके हाथ में मेहंदी मारने लगी। लूसी जी, ये मेरी सहेली टोनी है। देखो तो इसने मेरे हाथ में कितनी सुंदर मेहंदी मांडी है। हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। क्या आपने कहीं कोर्स किया है? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया। फिर भी ये बहुत सुंदर है। अगर आपने कोर्स किया होता तो बहुत पैसे कमाती। उसमें कितना खर्च होगा? अगर शहर में तुम ब्यूटी पार्लर का कोर्स लो तो बहुत महंगा पड़ेगा। उसी में तुम्हें मेहंदी भी सिखा देंगे। ऐसे लूसी के कहने पर टोनी ने उसकी बात मान ली। लूसी जी, मेरे सहेली के हाथ पर मेहंदी मांडिए ना। हाँ जरूर, कहकर लूसी ने टोनी के हाथ पर मेहंदी मारनी शुरू की। आप यहाँ आने के हमसे कितने पैसे लेंगी? हर कोई अलग अलग दाम की बात करता है। वैसे किसी एक के 2 हाथों में लगाने पर 15 से 2000 लेती हूँ। इसके अलावा सभी के हाथों का मिलाकर भी एक साथ बात कर लेते हैं। वैसे बहुत पैसे कमा सकते हैं। क्यों न तुम भी ये काम कर लो, तुम भी पैसे कमा सकती हो। हाँ मही, पर उसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास तो पैसे नहीं है ना। रहने देना दोस्त, मेरी जिंदगी इसी खेत के कामों और छोटे मोटे कामों तक ही सीमित है। ऐसे उदास होकर टोनी ने कहा। उसके बाद शादी धूमधाम से हो गई और टोनी वहाँ से वापस चली गई। कुछ ही दिनों बाद उसकी एक और सहेली चीचू की भी शादी तय हुई। इस तरह एक एक कर उसकी सभी सहेलियों की शादी हो गई। पर टोनी की शादी नहीं हो पा रही थी। वजह ये थी कि उसके पास कोई जमीन जायदाद नहीं था। मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं। अभी मेरी सहेलियां भी मुझे छोड़कर चली गई। कुछ काम कर आगे बढ़ने की सोचो तो मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास जायदाद नहीं, इसलिए अब मेरी शादी भी नहीं होगी। मैं अकेली ही रह जाऊंगी। यूं रोते हुए भगवान से वो प्रार्थना करने लगी। इतने में वहाँ पर रोशनी हुई। वो और कोई नहीं, टोनी की माँ की आत्मा थी। बेटा टोनी, तुम घबराओ मत। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हें एक चमत्कारी तोहफा दूंगी। माँ की आत्मा ने उसे कहा कि ब्यूटी पार्लर के कोर्स के बिना ही उसे वो कुछ ऐसी शक्तियाँ देगी जिससे वो बहुत सुरेख मेहंदी मारने लगेगी। ये कहते ही टोनी तुरंत शहर के लिए निकल पड़ी। वहाँ पर उसने अद्भुत मेहंदी के डिजाइन लगाकर खूब पैसे कमाए। शहर में टोनी ने अपना खुद का ब्यूटी सैलून खोल लिया। अच्छे नाम के साथ साथ उसने बहुत सारे पैसे भी कमाए। उसके पैसों को देखकर कई पक्षियाँ उससे शादी करने के लिए आगे बढ़ने लगे। पर टोनी ने उसकी पैसों की आस से उससे शादी करने वाले पक्षियों को ठुकराकर खेती करने वाले एक साधारण पक्षी से शादी कर ली। वे दोनों साथ में खुशहाल जीवन बिताने लगे।